concepts we have studied, chapter 1 unit 2 of accounts. 2 concepts हम लोगों ने पढ़े accounts में last class में, separate chapter 1 unit 2. Yeah. So in chapter 1 unit 2, what we are going to study is what is the theory base of accounting. Theory base of accounting का मतलब हुआ कि किन रूल्स पे पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है, राइट मिराना रोड, ओके, किन रूल्स के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है. और जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मतलब पीएल एंड बैलेंस शीट, दोज पीएल एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड, और उनका प्रिपरेशन सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब इन सारे रूल्स जो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे उनको फॉलो करा जाए. जिसमें पहला रूल आप देख रहे हो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा आगे चाहिए पेजेस में, तो मिल गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मिला. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बना रहे हो तो आप बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, एंड दे शुड बी केप्ट कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर. ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस की, ओनर ने अपने घर का रेंट दिया, ओनर ने अपने बच्चों की स्कूल फीस दी, ओनर ने होटल में जाके खाना खाया, क्या ये सब एक्सपेंस बन के बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा? नो. ओनर और बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होंगे. ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, बिजनेस रिकॉर्ड करेगा. ओनर ने ड्राइंग्स करी, बिजनेस रिकॉर्ड करेगा. लेकिन वो ड्राइंग्स के पैसे से ओनर ने क्या किया वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बुक्स ऑफ द बिजनेस शुड बी केप्ट कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर. अगर ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी हम बिजनेस की बुक्स में लेके आ जाएंगे तो हमको बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ट्रू रिजल्ट कभी भी पता नहीं चल पाएगा. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो पीएल और बैलेंस शीट के प्रिपरेशन में हमको फॉलो करना पड़ता है. दैट ओनर शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड. अब देखो कैपिटल भी जो ओनर दे रहा है, सो दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस क्या कह रहा है कि कभी ना कभी ये पैसा कमा के हमको अपने ओनर को वापस देना है. दैट इज वाई जो भी बैलेंस शीट, आप लोग साइंस होगी कॉमर्स हो तो आपने कभी बैलेंस शीट्स बनाई होंगी, आपने कभी सुना होगा कि कैपिटल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करा जाता है एज अ लाइबिलिटी. तो क्यों ओनर द्वारा दिए गए पैसे को बिजनेस लाइबिलिटी क्यों मान रहा है? लाइबिलिटी का मतलब जो हम ये कहते हैं कि भाई भविष्य में हमको वापस देना है. तो ओनर द्वारा दिए हुए पैसे को लाइबिलिटी मानने की क्या जरूरत है? क्योंकि बिजनेस कह रहा है ओनर ने पैसा गंगा जी में थोड़ी फेंक दिया है. ओनर भी तो ये चाहेगा कि हमने बिजनेस में जो रुपया लगाया है, बिजनेस एक दिन कमा के वो रुपया हमको क्या करे वापस. सो बिजनेस सेज कैपिटल इज अ लाइबिलिटी. ठीक है. सो एज बिजनेस हैज टू अर्न द मनी एंड रिटर्न इट टू द ओनर, हेंस कैपिटल बिकम्स अ लाइबिलिटी. ओके. बट ऑफ कोर्स क्या कह सकते हैं, कैपिटल कैसी लाइबिलिटी है? इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. बैंक से लोन ले लिया है अगर मान लो बैंक लोन, तो वो भी एक लाइबिलिटी है बिजनेस की. लेकिन बैंक लोन बेटा कैसी लाइबिलिटी होगी? बाहरी व्यक्ति को रुपया देना है तो वो कैसी लाइबिलिटी होगी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ओनर को जो रुपया दे, जैसे आपने अपने पापा से लोन लिया, मम्मा से लोन लिया, उनको रुपया देना बाकी वो घर की बात है. बाहर किसी से ले लिया है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी. लाइबिलिटी दोनों है, रुपया उनको भी वापस देना है, हड़प थोड़ी लिया है रुपया. बिजनेस चला रहे हो, वैसे तो सब आपका ही है, लेकिन बिजनेस चला रहे हो उसके पर्पज से लिया है तो वापस भी तो करोगे कि नहीं. ठीक है. फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स 1 बाय 1 जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनका क्या बेसिस है कि इनको फॉलो करते हुए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का प्रिपरेशन किया जाता है. अब हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को जब फॉलो कर रहे हैं तो बैलेंस शीट और पीएल में क्या कोई भी ऐसा आइटम लेके आते हैं जो ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हो? नहीं. किस कॉन्सेप्ट की वजह से? सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. फिर अब दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. आपके पास 80,000 मीटर कपड़ा, आपका कपड़े का काम है, कपड़े का व्यापारी हो आप, तो 80,000 मीटर कपड़ा आपके पास ईयर एंड पे स्टॉक में रखा है बैलेंस शीट डेट पे. तो आप क्लोजिंग स्टॉक जब दिखाओगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या क्लोजिंग स्टॉक आप लिखोगे 80,000 मीटर? उसकी वैल्यू लिखते हो ना. बस किस कॉन्सेप्ट की वजह से? देखो क्या नाम है, मनी मेजरमेंट. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट.
only those transactions which can be measured in terms of money will be recorded in the books. कोई ऐसे transaction जो बिजनेस के लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो बट उनका मॉनेटरी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, जैसे एम्प्लॉइज आर वेरी ऑनेस्ट, क्या ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी बात नहीं है? दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, क्या ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है? बट क्या हम इसका मॉनेटरी आंकलन वैल्यूएशन कर सकते हैं? कितने करोड़ का डेडिकेशन है, कितने लाख की ऑनेस्टी है, या कितने हजार की उनकी वर्किंग स्टाइल है? नहीं कर सकते ना। तो ये एक वाइटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम इसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। समझ आया क्यों? क्योंकि मॉनेटरी वैल्यूएशन इसका पॉसिबल नहीं। तो देखो, सिर्फ क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस जिनका मॉनेटरी वैल्यूएशन पॉसिबल है वही बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड हो सकते हैं। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस, जैसे बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, ग्रीवियांस हैंडलिंग बहुत अच्छी। ग्रीवियांस हैंडलिंग मतलब जब कस्टमर को कोई तकलीफ होती है तो उसको बहुत जल्दी अटेंड करते हैं और उसका सोल्यूशन उनको देते हैं। तो ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये रिकॉर्ड कैसे हो? इनका वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं। सो क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस, howsoever important they may be, they cannot find place in the books of account. Why? As they cannot be evaluated or valued. They cannot be evaluated in, ठीक है, they cannot be evaluated in monetary terms. Clear everybody? ये फिर से ध्यान रखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग वो थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसको फॉलो करते हुए पीएल और बैलेंस शीट, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेपरेशन किया जाता है। पीएल मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे बिजनेस के रिजल्ट्स पता चलेंगे। बैलेंस शीट मींस द पोजीशन स्टेटमेंट, जो ईयर एंड पे बताती है कि बिजनेस की आज की पोजीशन क्या है। उनको प्रिपेयर करने का बेसिस है ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट सुनिए जरा। एक बिजनेस शुरू हुआ सन 1826 में, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ 1826 में और चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, मान लीजिए खत्म हुआ जाके 2090 में, तो काफी साल चल गया, थोड़ा ज्यादा ही चल गया। तो जो लोग इस समय चला रहे थे, भाई जनरेशंस बदल गई इस बीच, जो लोग इस समय चला रहे थे, जब बंद हुआ 2090 में तो उन लोगों ने कहा चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देख लेते हैं कि तब से अब तक क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, 1826 से 2090 तक में क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। बना पाएंगे? स्टेटमेंट बन पाएगा इतने वर्षों का एक साथ? और मान लो भाई कोई जोड़ तोड़ की राजनीति करके बना भी लिया, करना क्या है अब उसका? बिजनेस तो बंद, तो बना के हासिल क्या करना है? जो हुआ ठीक। हमको इंफॉर्मेशन तब तक चाहिए रहती है जब अभी आगे फ्यूचर दिख रहा है, तो जो रिजल्ट पता चलेगा उसके बेसिस पे हम आगे कुछ बेटर कर सकते हैं। चीजें सही नहीं चलती दिख रही तो आगे कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करके चीजों को सुधार कर सकते हैं। प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है तो जहां पे दिख रहा है वहां पे अपनी फैसिलिटीज और डेडिकेट कर सकते हैं। नंबर वन थिंग, इतने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का ना तो हम बना पाएंगे, और बना भी लिया मतलब आज तक कभी पीएल नहीं बनाया। 1826 से 2090 सीधे पहली और आखिरी बार पीएल और बैलेंस शीट कब बना रहे हैं? जब बिजनेस बंद हो रहा है। क्या ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से बिजनेस को हैंडल किया जाए? नहीं। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस की जो पूरी लॉन्ग लाइफ है, बिजनेस की जो पूरी लॉन्ग लाइफ है, दिस शुड बी डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, दिस शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल वर्केबल पीरियड्स। Each one period will comprise of 12 months, which will be called 1 year. Either we may follow the calendar year, that is 1st of Jan to 31st of December, or we can follow the financial year which begins on 1st of April of a year and ends on 31st March of the next year. तो इसको जैसे इस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है,
2023-24 ऐसे लिखा जाता है. When you see something written like this 2023-24, so means it began on 1st of April 2023 and will end on 31st of March 24. तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा शुरू होगा? 2024-25 which will commence on 1st of April 24 and will end on 31st of March 25. So for in India, for income tax purposes, सारी एंटिटीज, सारे बिजनेसेस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनरली किसको फॉलो करते हुए बनाते हैं? फाइनेंशियल ईयर को. इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करा जाता है. तो बिगिनिंग कब होती है? 1st of April और एंडिंग कब होती है? 31st मार्च. तो अगर अभी आप महसूस करो तो हम लोग 2023-24 के लास्ट क्वार्टर में एंटर करने वाले हैं. यू अंडरस्टैंड? क्वार्टर, अ पीरियड ऑफ 3 months. सो आप मैंने क्या बोला, आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो? हम लोग 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में चल रहे हैं. थर्ड क्वार्टर में चल रहे हैं और जस्ट 2-3 दिन बाद हम लोग किस में एंटर करने वाले हैं? लास्ट क्वार्टर में. 1 Jan से कौन सा क्वार्टर शुरू हो जाएगा? आखिरी क्वार्टर, Jan, Feb, March. तो फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई, जून. दूसरा होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर. तीसरा होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. और आखिरी होता है लास्ट एंड फोर्थ क्वार्टर, Jan, Feb and March. Everybody clear? So if somebody says like this, we are just going to begin with the last quarter of this financial year. आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है? 1st Jan to 31st March. सेकेंड क्वार्टर अगर बोला जाए तो आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है? जुलाई, अगस्त, सितंबर. थर्ड क्वार्टर की बात बोली जा रही तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. फर्स्ट क्वार्टर की बात बोली जा रही तो अप्रैल, मई एंड जून. ठीक है. 6 month एंडिंग की बात बोली जा रही है तो 6 month एंडिंग कहां पे होगी? 30th सितंबर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है ना? हर फाइनेंशियल ईयर की 6 month एंडिंग कहां पे होगी? 30 सितंबर. और ईयर एंडिंग कहां पे होगी? 31 मार्च. Am I clear with this? तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है, इसको एक ये भी नाम दिया जाता है डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड. दैट बिजनेस के रिजल्ट्स शुड बी कैलकुलेटेड, प्रॉफिट और लॉस, एंड पोजीशन शुड बी एसरटेन्ड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी, नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी, बट एट द एंड ऑफ एवरी गिवन पीरियड. हर एक गिवन पीरियड के बाद, हर 12 महीने के बाद, हर एक साल के बाद पीएल बनना चाहिए और बैलेंस शीट बननी चाहिए. बिजनेस के रिजल्ट कैलकुलेट होने चाहिए और बैलेंस शीट से पोजीशन एसरटेन होनी चाहिए. फिर अगले साल ऐसा होना चाहिए, फिर अगले साल ऐसा होना चाहिए, और फिर अगले साल, और फिर अगले साल, और ऐसे ही चलते जाना चाहिए. तब तो आप किसी एक साल के स्टेटमेंट को पिछले साल से और अगले साल से कंपेयर कर पाओगे. अगर सीधे आखिरी में जाके एक ही पीएल बैलेंस शीट तैयार करा तो क्या कंपेयर करोगे? किससे कंपेयर करोगे? और थोड़ा अगर आप समझें, हर 31 मार्च बन जाती है एक कट ऑफ डेट. हर 31 मार्च बन जाती है एक कट ऑफ डेट. कट ऑफ डेट मतलब वैसे तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल अगर देखा जाए तो अगला ही दिन है, लेकिन गहरी खाई है दोनों के बीच, कभी ना भर पाने वाली खाई. क्योंकि 31 मार्च पे एक पीरियड एंड हो गया और 1 अप्रैल से अगला पीरियड कमेंस हो रहा है. 31 मार्च पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म और 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 शुरू. तो अगर आपने मार्च की जो सैलरी आपकी बनती थी स्टाफ की, सपोज मार्च की सैलरी बनती थी 50,000 रुपए स्टाफ की, मार्च के महीने की सैलरी वो 31 मार्च तक पे नहीं करी, 1 अप्रैल को पे कर दी, मतलब अगले ही दिन. लेकिन 31 मार्च की जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें दिखाई देगा लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी. भले ही आपने अगले दिन पे कर दी है, क्या इतना हंगामा है आउटस्टैंडिंग, बट वो अगला दिन नहीं है, वो अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया है. इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपने पेमेंट नहीं करा तो वो आपकी लायबिलिटी खड़ी हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी. कोई पेमेंट जो आपको मार्च में करना था 10,000 रुपए का, वो आपने 15,000 कर दिया, तो 31 मार्च पे बैलेंस शीट में आपको वो क्या दिखाना पड़ेगा? 5,000 का प्रीपेड एक्सपेंस.
क्योंकि ये 5,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? अगले फाइनेंशियल ईयर में। पेमेंट आपने कब कर दिया है? अभी कर दिया है। तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड पे बन के चला जाएगा प्रीपेड। तो अगर आप गौर करो बेटा, अगर ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाए कि पूरी बिजनेस की 1826 से 2090 एक लाइफ है, कोई कट ऑफ है ही नहीं बीच में, तो क्या कोई आउटस्टैंडिंग्स होंगे? क्या कोई प्रीपेड्स होंगे? आखिरी में जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन तो ना कुछ लेना बाकी होगा ना देना बाकी होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड्स, या इनको जो कहा जाता है अक्रूअल्स, ये किसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये हर 12 महीने बाद पीरियड को कट ऑफ कर रहा है, हर 12 महीने बाद एक पीरियड को दूसरे पीरियड से अलग कर रहा है। एवरीबडी क्लियर? समझ में आया? सो अगर आप महसूस करें तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब इस कॉन्सेप्ट ने बोला है कि एक पीरियड का मतलब होगा 12 महीने, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, कभी पीएल बनाया होगा तो उस पर हेडिंग क्या दी है आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000। व्हाई डू वी राइट दिस ईयर एंडिंग? इट इज बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अगर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक पीरियड का मतलब होगा 9 मंथ्स, तो हर 9 मंथ्स बाद पीएल बैलेंस शीट बनते, हर 9 मंथ्स बाद पीएल बैलेंस शीट बनते, और पीएल का हेडिंग देते हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 9 मंथ एंडिंग सो एंड सो। अगर एक पीरियड का मतलब होता 18 महीने, तो हर 18 महीने बाद पीएल और बैलेंस शीट बनते, और हम लोग पीएल का हेडिंग देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 18 मंथ्स एंडिंग। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर एक पीरियड का मतलब 6 महीने कर देते तो हर 6 महीने बाद पीएल बैलेंस शीट बनते। अगर एक पीरियड का मतलब एक दिन कर देते तो धंधा पानी बंद करके हम लोग रोज पीएल और बैलेंस शीट ही बनाते रहते, हर दिन के बाद पीएल बैलेंस शीट, हर दिन के बाद पीएल बैलेंस शीट। तो ऐसा पागलपन भी नहीं करना है। और एक पीरियड का मतलब कर दे 10 साल, हर 10 साल बाद पीएल बैलेंस शीट, तो ये भी बेवकूफी हो जाएगी। 10-10 साल बाद पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो देखो, एक वर्केबल टाइम पीरियड लिया गया। वो वर्केबल टाइम पीरियड क्या है? 12 मंथ्स। हर चीज बहुत सोच समझ के करी जाती, मतलब क्या बोलेंगे, इम्प्रैक्टिकल या एकदम आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब समझते हो? अरे बस करो, ये जो होगा देखा जाएगा वाला काम नहीं होता है। सोच समझ के एक रैशनल काम करा जाता है। सो व्हाई डू वी प्रिपेयर? अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाए सवाल, व्हाई डू वी प्रिपेयर पीएल एंड बैलेंस शीट not after every month, not after every 3 months, not after every 6 months, not at the end of 5 years or 10 years? Why at the end of 1 year? Why at the end of 12 months? It's due to periodicity concept. Am I clear? Everybody? Mirana Road, okay? Now let's just read this periodicity concept. It is known as, देखो, definite accounting period. And what is that definite period? 12 months. तो क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड। अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पीएल एंड बैलेंस शीट, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पीएल एंड बैलेंस शीट पुट टुगेदर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So account should be prepared after every period, and that period is defined as 1 year. Account should be prepared after every period and not at the end of the life of the entity. हर साल के बाद, अगर हम हर एक साल के बाद अगर पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमको क्या बहुत हेल्प मिलेगी? स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? कंपेरेबल। कंपेयर करके जब हमें देखेगा कोई चीज सही नहीं चल रही तो हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं? कंट्रोल मेजर्स, है ना? तभी तो फ्यूचर में बिजनेस बेटर हो पाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम कर पाएंगे। हाथ में कोई डॉक्यूमेंटल इंफॉर्मेशन होगी तो कोई फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पाएंगे। कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं हाथ में होगी तो प्लानिंग किस बात की करेंगे फिर? एम आई क्लियर एवरीबडी? नाउ टेक अ मोमेंट, रीड इट फ्रॉम योर मॉड्यूल, रीड इट केयरफुली. इफ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो.
आर यू फॉलोइंग एवरीबडी? फॉलो हो रहा है, समझ में आ रहा है? कोई चीज को देखो याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, जस्ट गिव योर होल माइंड टू अंडरस्टैंड नाइसली. Once you understand nicely, you can always write on your own. Now the level at which you are mugging up or learning won't help you out. है ना? You have to feel you're going to become a chartered accountant. तो याद कर करके क्लाइंट को थोड़ी सर्विस दोगे. You have to create an understanding. Once you create that, you can write any answer by yourself. ठीक है? Yeah, complete the reading. Then we proceed with the next concept. If any doubt, Unnati ma'am is there. She'll help you connect. You can ask the doubt to me. एक बेसिक मोटा मोटी आइडिया समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि हर एक पीरियड के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. सीधे 100, 200, 250, 400, 500 साल बाद नहीं, हर एक पीरियड के एंड पे. एंड व्हाट इज दैट वन पीरियड? अ पीरियड ऑफ 12 months, जनरली फ्रॉम 1st April to 31st of March. ठीक है? शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. अब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी पकड़ लिया है आपने बात को, तो इसी के बेसिस पे आ रहा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोला जाए, सारे जितने पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सोल है ये, आत्मा है ये कॉन्सेप्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके बिना नहीं बनता है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ. अगर आप अक्रूवल खोलोगे तो आई थिंक पहली लाइन में लगभग लिखा दिख भी जाएगा आपको. दिस इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मिल रहा है कहीं लिखा हुआ? mercantile basis of accounting. Okay, so let's little bit discuss it through an example. Okay, I visited some shops, I visited market, I purchased few stuff. तो चीजें खरीदी मैंने, so my hands are loaded with shopping bags. आप रास्ते में मिलते हैं मुझे, 4-4, 5-5 बैग एक एक हाथ में है मेरे, पता नहीं क्या खरीद लाए इतना. तो आपने पूछा अरे मैम, थोड़े आप भी मुंहफट हैं, तो आपने सीधे पूछ लिया अरे मैम कितने का खरीद लिया. ऐसे वैसे पूछना नहीं चाहिए किसी से, लेकिन फिर भी आपने पूछ ही लिया मैम कितने का सामान खरीद लिया. तो मैं लगभग 5,000 रुपये लेके गई थी, लेकिन मैंने स्टफ खरीद लिया 12,000 रुपये का. है ना? औरतों को वैसे भी शॉपिंग करते समय कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. मैंने 12,000 का सामान खरीद लिया, जरूरत थी नहीं थी, बेफिजूल में खरीद ही लिया. दुकान वाला थोड़ा जानने वाला था, तो 5,000 तो मैंने उसको पे कर दिए क्योंकि उतना ही हम लेके गए थे, और 7,000 मैंने कहा एक आध दिन में भिजवा देंगे जो बैलेंस रह गया. तो शर्म भी नहीं आई मुझे कि उधार खाता करके चले आए, 12,000 का सामान उठा लाए, 5,000 का पेमेंट करा है. अब आपने मुझसे पूछा मैम कितने का सामान लेके आई आप? मैंने सोचा, खूब सोच के मैंने आंसर किया 5,000 का लेके आए. तो मेरा जवाब सही है कि मेरा जवाब गलत है? बिरहाना रोड, अगर जवाब सही है तो आप थम्स अप दिखाएंगे, और जवाब गलत है तो थम्स डाउन. मैंने कहा, आपने पूछा कितने का सामान लाए, तो मैंने कहा 5,000 का लाए. तो क्या मेरा जवाब, मैंने आपको सही जवाब दिया है कि गलत जवाब दिया है? बिरहाना रोड कह रहे हैं सही जवाब दिए, 5,000 का ही लाए. बहुत सही, दूर तक जाओगे तुम लोग. हाँ, क्या लग रहा है? सही है मेरा आंसर? गलत है? क्यों गलत है? 12,000 का तो क्या हुआ, 12,000 का परचेज कर लिया है तो पैसा तो भी 5,000 ही दे के आए हैं. तो देखो क्या, अगर मैं आपको बोलूंगी हाँ ठीक है पैसा तो भी 5,000 ही दिया है, तो यहाँ यहीं पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बिजनेस अगर आप इस ढर्रे पे चलाओगे कि आज जो कैश गया है उसी को एक्सपेंस मानो, क्या जाना बाकी है आंखें बंद कर लो, पीठ दिखा दो लाइबिलिटीज की तरफ. 7,000 मेरे सर पे लाइबिलिटी नाच रही है अब पे करने की, हम उसको बैक दिखा सकते हैं अपनी? whatever I do, I have to pay that 7,000 now.
So I have to count my expense as 12,000 and not 5,000. So what? अरे 5,000 छोड़ो, मैं एक भी रुपया दे के नहीं आई होती, जीरो, और 12,000 का सामान उठा लाए तो भी मेरा एक्सपेंस कितना है? 12,000. सुनना मेरे सारे एग्जाम्पल, 5,000 दे के आए, 12,000 का सामान लाए तो एक्सपेंस कितना? 12,000. 0 रुपया पे करके आए और सामान 12,000 का लाए तो एक्सपेंस कितना? 12,000. 15,000 पे करके आ गए कि अभी आगे एडजस्ट करवा लेंगे, 15,000 पे करके आ गए और सामान लाए हैं 12 का तो एक्सपेंस 12,000. कम दिया है तो भी एक्सपेंस 12, जीरो दिया है तो भी एक्सपेंस 12, ज्यादा दे के आ गए तो भी एक्सपेंस 12, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कितना रुपया पे करने की बनती थी? 12. तो क्या हुआ, हम 15 पकड़ा आए हैं, वो 3,000 जो हम एक्स्ट्रा दे आए हैं वो मेरा असेट है, वो मेरे लिए क्या हो गया? असेट, क्योंकि उस 3,000 के एवज हम भविष्य में, फ्यूचर में उनसे सामान और खरीद सकते हैं. आप कह सकते हो 3,000 हम एडवांस दे आए. समझ में आ रही है बात एवरीबडी? ये अक्रूवल है. इट हार्डली मैटर्स, इट इज इममटीरियल, कंप्लीटली इममटीरियल क्या कैश गया है. एक्सपेंस उतना है जितना जाना चाहिए था, चाहे गया हो या ना गया हो. सिमिलरली अप्लाइज टू इनकम. मैंने बैंक में एफडी करवा रखी, उस पर मेरा ब्याज सालाना बनता है एफडी के ऊपर इंटरेस्ट 20,000 रुपए, 20,000 पर एनम मेरा इंटरेस्ट बनता है एफडी के ऊपर. अभी इस साल में 31 मार्च तक बैंक से मुझे मिले हैं 12,000, 15,000 मिले, मान लो 15,000 बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, 5,000 अभी नहीं करा है और 31 मार्च आ गई है. अब आप अगर मेरे से पूछोगे मैम इस साल की आपकी एफडी की इनकम क्या है, तो अगर मैं बोल दूं 15,000 तो मेरा जवाब गलत है, मुझे जवाब देना चाहिए 20,000. तो क्या हुआ, 5,000 अभी नहीं मिले हैं, मिलने का राइट तो जनरेट हो गया है ना. तो इनकम वो नहीं है जितना रुपया इस साल मिला, इनकम वो है जितना इस साल मिलना चाहिए था. 15 तो छोड़ो, बैंक ने 1 रुपया भी अभी इस साल ना दिया होता तो भी मेरी एफडी इनकम कितनी कहलाएगी? 20,000. और बैंक ने 22,000 दे दिए हैं तो भी मेरी एफडी इनकम इस साल की कितनी होगी? 20,000. 2,000 बैंक ने हमको एडवांस में दे दिए, तो वो एडवांस में जो बैंक ने 2,000 दे दिए वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि अभी वो 2,000 रिसीव करने का राइट मेरा जनरेट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हमको मिल गए. क्या पता वापस ना करने पड़ जाए, हो सकता है हम एफडी तोड़वा लें, रखे ही ना एफडी उतने पीरियड और कि 2,000 का ब्याज और बन जाए. फ्यूचर इज अनसर्टेन. आज जो परिस्थितियां हैं जरूरी नहीं है कल वो परिस्थितियां हो, पल में खेल बदल जाता है. एनी मतलब सुबह सब कुछ ठीक था, शाम को खेल पलट गया. फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो बिजनेस इस चीज में नहीं चल सकता है कि अरे कल ऐसा हो जाएगा ना, आज जो हुआ है उसके बेसिस पे स्टेटमेंट तैयार होंगे, 31 मार्च पे क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे स्टेटमेंट तैयार होंगे. कल क्या हो जाएगा, कल क्या मिल जाएगा, उसके बेसिस पे नहीं बना सकते. तो आप बैंक ने आपको 0 रुपया दिया है तो भी आपका इनकम कितना जाएगा पीएल में? 20,000. बैंक ने आपको 15,000 दिया है 20,000 में से तो भी इनकम कितनी होगी? 20,000. और बैंक ने 20 का 22 दे दिया है तो भी इनकम कितनी होगी? 20,000. पहले केस में जब बैंक ने 15 ही दिया है तो 5,000 आप एसेट साइड पे लेके जाओगे कि अभी मिलना बाकी है. तो जो चीज मिलना बाकी वो आपका एसेट है. क्या नाम से? अक्रूड इंटरेस्ट. अक्रू हो गया, अक्रू मतलब मेरा राइट जनरेट हो गया परंतु अभी मिला नहीं. अगर बैंक ने 20 के एवज में 22 दे दिया है तो 20 आप इनकम में शो करोगे और 2 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाओगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट. अनअर्न्ड, मिल गया है मुझे लेकिन अभी मैंने अर्न नहीं किया. मिल तो गया है लेकिन अभी मैंने अर्न नहीं किया है, तो वो क्या दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे? एज अनअर्न्ड इंटरेस्ट. एवरीबडी क्लियर? So this is what accrual concept has to say. Let's write few things about this, then we'll read. As per accrual concept,
as per accrual concept, expense in any year is that amount of which obligation to pay expense in any year is that amount of which obligation to pay has arisen, whether cash has been actually paid or not. As per accrual concept, expense in any year is that amount of which obligation to pay has arisen, whether cash has been actually paid or not. समझ में आया? वो चीज को आपको एक्सपेंस मानना है जितनी ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो गई है, चाहे आपने कैश दिया हो या ना दिया हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट आपके सर पे लाइबिलिटी आ गई है तो आपको उसको एक्सपेंस मानना है। साल भर का स्टाफ का सैलरी आपका बनता है 2 लाख रुपए, पे आपने उसमें से 20,000 ही करा है साल भर में, तो भी आपको पीएल में सैलरी एक्सपेंस कितना दिखाना पड़ेगा? 2 लाख। और बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,80,000, क्योंकि 2 लाख में आपने पे कितना करा है? 20। तो यूजर को करेक्ट इंफॉर्मेशन कन्वे होगी कि इस साल का सैलरी का खर्चा कितना बनता है? 2 लाख, लेकिन उसमें पे अभी 20,000 हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट पे कितना भी बकाया दिख रहा है? 1,80,000। बिराना रोड क्लियर? Yes, Birana Road, are we clear with this discussion? Okay, आगे लिखिए। Accordingly, income in any year is that amount of which income in any year is that amount of which right to receive has been generated, whether cash has been actually received or not. Whether cash has been actually received or not. Whether cash has been actually received or not. आया समझ में ये? क्या किसी भी साल इनकम क्या कहलाएगा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कह रहा है इनकम क्या कहलाएगा किसी भी साल? जितना रुपया मिला ना, जितना मिलना चाहिए था, चाहे मिला हो या ना मिला हो। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारी एफडी इनकम बनती थी इस साल की 20,000, चाहे कुछ ना मिली हो तो भी आप पीएल में इनकम के तौर पे क्या दिखाओगे? एफडी इंटरेस्ट 20,000, और अभी मिला कुछ भी नहीं है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखा दोगे अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड का मतलब ड्यू हो गया है लेकिन मिलना अभी बाकी है, तो असेट हो गया कि नहीं? जो भी चीज भविष्य में आपको मिलना बाकी है वो एसेट है, और जो देना बाकी है वो लायबिलिटी। जो चीज समय से पहले मिल गई वो लायबिलिटी है। सीए की डिग्री आज दे दी जाए तो लायबिलिटी बन जाएगी कि नहीं? क्या कर पाओगे बताओ? अभी आता ही नहीं है कुछ, लेकिन समय से मिलेगी तो आपके लिए असेट बनेगी, आप उसके बेसिस पे अपनी लाइफ को कितना बेटर कर पाएंगे। तो समय से पहले मिली कोई भी चीज लायबिलिटी ही बनेगी, और वक्त पे मिली भविष्य में मिलने वाली चीज जो आप अर्न करेंगे वो आपके लिए क्या बनता है? असेट। ठीक है, अक्रूवल समझ में आया? नाउ हाउ डज दिस अक्रूवल गेट्स लिंक्ड विद पीरियोडिसिटी? देखो ये क्या कह रहा है, इन एनी ईयर। इन एनी ईयर, इन एनी ईयर को क्या कह सकते हैं? इन अ पीरियड। इन अ पीरियड, तो ये एनी ईयर या पीरियड किस कॉन्सेप्ट ने दिया है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कि ये हमको कितने मिलना बाकी है, देना बाकी है, ये किसमें देखना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच।
क्योंकि पूरा बिजनेस एक लाइफ करके देखे तो क्या मिलना और क्या देना बाकी, कुछ नहीं। बट हर एक पीरियड के एंड पे जब देखेंगे 31 मार्च पे क्या मिलना बाकी है, 31 मार्च पे क्या देना बाकी है, तो 31 मार्च का कट ऑफ क्रिएट किसने करा है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। एम आई क्लियर एवरीबडी? मतलब जो खर्चा आपका 31 मार्च पे पे होना बाकी है, आपने 1 अप्रैल को पे कर दिया, लेकिन 31 मार्च की बैलेंस शीट में फिर भी उसको क्या दिखाया जाएगा, आउटस्टैंडिंग। बैंक ने आपका बकाया इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल को ही दे दिया, फिर भी 31 मार्च पे आप क्या दिखाओगे उसको, अक्रूड इंटरेस्ट मिलना बाकी, चाहे अगले ही दिन मिल गया हो, लेकिन वो अगला दिन नहीं, वो अगला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पे बाकी था, तो बैलेंस शीट में अक्रूड जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो आप ये कह सकते हो बेटा कि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के बगैर अक्रूवल कॉन्सेप्ट का वर्किंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि अक्रूवल क्या कह रहा है, इस एक पीरियड में आपकी इनकम क्या है, इस एक पीरियड में आपका एक्सपेंस क्या है। और इसीलिए अगर आप अक्रूवल को देखो तो अक्रूवल के हिसाब से कहीं पे देखिए लिखा भी होगा, प्रॉफिट या इनकम क्या है, कहीं लिखा मिल रहा है ये, प्रॉफिट और इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अभी आपने ऊपर लिखा है, इधर देखो, रेवेन्यू क्या है, जितना इस एक पीरियड में हमें मिलना चाहिए था, चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो। एक्सपेंस क्या है, जितना इस एक पीरियड में जाना चाहिए था, ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो गई थी, वेदर कैश अभी गया हो या ना गया। ठीक है, चलिए देखिए जरा। सो ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। अकर का मतलब एक्सपेंसेस के लिए क्या जब क्रिएट हो गई है, ऑब्लिगेशन टू पे, और इनकम के लिए क्या क्रिएट हो गया है, राइट टू रिसीव। तो जिस पीरियड में ऑब्लिगेशन टू पे अराइज हो गई है उसी पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, चाहे कैश ना दिया हो। जिस पीरियड में राइट टू रिसीव जनरेट हो गया है, इनकम उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगी, भले ही कैश अभी ना मिला। तो 1,80,000 की जो सैलरी बकाया थी वो आपने अगले साल में पे करी, तो क्या वो अगले साल का एक्सपेंस बनेगा ना, एक्सपेंस वो पिछले ही साल का बनेगा, क्योंकि ये उस साल की सैलरी थी। तो कैश किस पीरियड में जा रहा है इसके बेसिस पे खर्चा नहीं डेवलप होएगा, ऑब्लिगेशन टू पे जिस पीरियड में अराइज हुआ है खर्चा उस पीरियड में पकड़ा जाएगा, चाहे कैश आपने 4 साल बाद पे करा हो उसका। लेकिन ऑब्लिगेशन टू पे अगर 2023-24 में अराइज हुआ है, पे आपने करा है 2029-30 में जाके, कोई बात नहीं, वो तब भी खर्चा कब का माना जाएगा, 2023-24 का, क्योंकि आपको वो पेमेंट की लायबिलिटी कब सर पे आ गई थी, 2023-24 में। क्लियर? जब हम ये फॉलो करके चलेंगे तो हर साल का हमको क्या पता चल पाएगा, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। इसके बिना करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, मर्केंटाइल कॉन्सेप्ट का एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही बेकार। वो क्या बोलता है, प्रॉफिट क्या है, कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड। क्या आना बाकी है, परवाह नहीं, क्या जाना बाकी है, परवाह नहीं। जो आया है उसको इनकम मान लो, जो गया है उसको एक्सपेंस मान लो, आना बाकी जाना बाकी को भूल जाओ। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग कौन सी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, मर्केंटाइल, दैट इज अक्रूवल। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ प्लीज रीड इट फ्रॉम द मॉड्यूल, आस्क मी एनी डाउट इफ यू फील।
एवरीबडी क्लियर? रेड? ओके, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका पूरा नाम है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है, इधर देखिए कि पीएल में जैसे आप राइट हैंड साइड पे इनकम शो करते हो और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या शो करते हो? एक्सपेंसेस। तो जितनी भी, जैसे आपने गुड्स खरीदे मान लीजिए 1 लाख रुपए के, परचेजेस 1 लाख की करी, लेकिन उसमें से अभी आपने 80,000 रुपए का माल बेचा है 1,25,000 रुपए में। सारा माल नहीं बेचा है अभी, कितना बेचा है? 80,000 का माल बेचा है। तो यहां आप इनकम में कितना दिखा रहे हो कि कितने की सेल करी है आपने? 1,25। अब रेवेन्यू मैचिंग क्या कहता है कि अगर 1,25 की इनकम दिखा रहे हो तो एक्सपेंस यहां पे 1 लाख दिखाना गलत हो जाएगा, क्योंकि 1,25,000 के रेवेन्यू को जेनरेट करने का खर्चा 1 लाख नहीं है। 1,25,000 के रेवेन्यू को जेनरेट करने का खर्चा कितना है? 80,000। क्योंकि अभी 20,000 का तो स्टॉक बचा है ना आपके पास। रेवेन्यू को एक्सपेंस से क्या करना है? मैच। जितना किसी भी साल रेवेन्यू कमाया है, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो एक्सपेंस करा है वही एक्सपेंस में आना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तभी तो करेक्ट प्रॉफिट निकल के आएगा। 45,000, 80 का माल 1.25 लाख में बिका है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख दिखा दोगे तो फिर कैसे करेक्ट प्रॉफिट आएगा? गलत हो जाएगा ना। क्लियर हुई बात? इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग देखते हो किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे ओपनिंग स्टॉक था मान लीजिए बिजनेस के पास कितने रुपए का? 50,000। फिर ड्यूरिंग द ईयर कितना माल और परचेज कर लिया? 50,000। तो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1 लाख रुपए के हो गए कि नहीं? अब इसमें मान लीजिए सेल करी है कितनी? 1,25,000, लेकिन सीओजीएस कितना है? 80। 80 का मतलब, सीओजीएस का मतलब वो माल जो बेचा गया है उसकी लागत। तो जो माल 1,25,000 में 1.25 लाख में बेचा गया उसकी लागत कितनी है? 80,000। टोटल माल था कितना हमारे पास? 1 लाख का, लेकिन वो पूरा 1 लाख का अभी बिका नहीं है। उस 1 लाख में से अभी 80,000 का ही माल बिका है। कितने में बिका है? 1,25,000। अब मैं इतना ही यहाँ पे स्टेटमेंट छोड़ के अगर जानना चाहूं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो 1,25,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो देखो प्रॉफिट कितना दिखाई देगा? 25, जो कि गलत है। प्रॉफिट कितना दिखना चाहिए? 45, क्योंकि हमने 80 का माल 1,25 में बेचा है। गड़बड़ क्या हो रही है देख रहे हो? रेवेन्यू मिस मैचिंग कर दी है मैंने यहाँ पे मिस मैचिंग कर दी। क्या मिस मैचिंग कर दी? मैंने 1.25 लाख के रेवेन्यू को किससे कंपेयर कर दिया है? 1 लाख के एक्सपेंस से। मुझे इसको कंपेयर करना कितने से चाहिए? 80,000 से। सो दैट इज वाई बेटा, जिन लोगों ने पहले बनाया हुआ है, आप देखो यहाँ पे क्या शो करते हो? 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? अब जैसे मैं यहाँ पे 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक शो कर रही हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स होती है। तो अब ये 1 लाख माइनस 20,000 हो गया। 1 लाख माइनस 20,000 देखो कितना हो गया? 80। और 80 अब 1,25,000 से कंपेयर होगा, तो अगर आप इधर का टोटल करो तो कितना हो गया? 145। और 1,45,000 में से जैसे ही ये 1 लाख माइनस होगा तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 45। सो अगर हमसे पूछा जाए कि क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं अकाउंट का डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट? तो जवाब होगा रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक दिखाए बिना गड़बड़ हो रही थी ना, तो इसीलिए देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना था? 50,000। परचेज कितने का करा? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 20,000। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 80,000। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल आपने कितने की करी? 1,25,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल के आया है? 80,000। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा?
45,000। आया समझ में एवरीबॉडी? जितना भी किसी साल का रेवेन्यू दिखा रहे हो, पर्टिकुलरली उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंस कर है वही उस साल के पीएल में डेबिट होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्लियर हुआ? हटाएं इसको। आपको क्लियर हो गया? क्या चीज नहीं क्लियर हुई? ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये देखते हैं कि हमने जो माल भी हम खरीद रहे हैं उसको बेच करके हम क्या मुनाफा कमा रहे हैं। तो आपके पास मान लीजिए 50,000 का स्टॉक पहले से रखा था, 50,000 और खरीद लिया, तो टोटल माल कितना अवेलेबल है बेचने के लिए? 1 लाख का। उसमें से भी कितने का बेचा है? 80 का। कितने में बेचा है? 80 का माल 80 में तो नहीं बेचोगे ना। तो 1 लाख में से अगर 80,000 का माल बेचा है तो स्टॉक कितने का बचा? 20। तो आपको 1,25,000 की सेल को किससे कंपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए? 1 लाख से कि 80,000 से? 80,000 से। तो इस 1 लाख को 80,000 कैसे बना रहे हैं हम लोग? 20,000 का यहाँ पे स्टॉक दिखा। अब ये हटा दें यहाँ से तो देखो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25,000, विच इज रॉन्ग। ओके, सो प्लीज रीड दिस एवरीबडी। Revenues should be matched with the expenses incurred to earn that revenue. Revenue should be matched with the expense incurred to earn that revenue, and this is based on accrual. क्योंकि यहाँ पे देखो किन शब्दों को यूज करा गया है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। और रेवेन्यू और एक्सपेंस शब्दों को मतलब किसने दिया है? अक्रूवल ने। रेवेन्यू क्या? जितना इस साल मिलना चाहिए था। एक्सपेंस क्या? जितना इस साल जाना चाहिए था, चाहे कैश मिला हो या ना मिला हो, चाहे कैश गया हो या ना गया। ठीक है, सो आज यहाँ तक रखेंगे। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप लोग मॉड्यूल से अपना स्टडी करके आइएगा। ओके।